सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण, श्री जय कृष्णा। श्री राधे कृष्ण। राधे सभी को, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, आप सभी का वेलकम। जो हमारा 5 दिन का फ्री बेसिक फाउंडेशन कोर्स वास्तु का, और इसमें हमने आपको बहुत सारी नॉलेज दी है और आपके बहुत सारे मिथ क्लियर किए हैं। तो आज हमारा ये 5th डे है, लेकिन ये कारवा नॉलेज का यहीं नहीं रुकेगा। अगले 2 दिन फिर मैं आपके साथ हूँ। तो आज हम समझेंगे कि बिजनेस वास्तु क्या होता है और रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं आज। कुछ एक नई चीज जो अब तक मैंने पेड क्लास में भी नहीं पढ़ाई है, वो भी आज आप यहाँ पढ़ा के जाऊंगा थोड़ा सा। और कल हम करेंगे एस्ट्रो वास्तु क्या होता है। कल की क्लास मत भूलना। जो चीज मैं कल डिकोड करूंगा वो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। और परसों हम करेंगे देवता वास्तु, या हो सकता है कल भी देवता वास्तु कर लें और परसों हम फेंगशुई करेंगे। तो कल मान के चलिए कल हमारा एस्ट्रो वास्तु और देवता वास्तु दोनों हो जाएगा और परसों हम फेंगशुई बात करेंगे। और फिर 3 तारीख से हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का एनर्जी एक्सचेंज तो बाद में लेंगे, लेकिन जय श्री कृष्णा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वही आदि है वही अंत है। तो सभी को जय श्री कृष्णा। हरे जय कृष्णा श्री सर। जय श्री जय कृष्ण, जय श्री श्री जय कृष्ण श्री कृष्णा। सर। जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय हरे श्री कृष्णा कृष्ण जय सर। सर। श्री कृष्ण। कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे राधे। राधे, राधे राधे राधे। राधे। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण राधे सर। जय राधे। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को एक तो ऐसा लगता है कि सारे सभी तरह के वास्तु एक जैसे होते हैं। तो हमने पहले दिन बताया था कि वास्तु 20 तरह के तो वास्तु हैं, जिनको मैं जानता हूँ। बाकी कुछ ऐसे भी हो सकती हैं चीजें जो मैं नहीं जानता, ऐसा भी हो सकता है ना। करते हैं। एक नई चीज से स्टार्ट करते हैं, फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु के बारे में बात करेंगे। ये मैंने पेड क्लास में भी नहीं पढ़ाया। एक कॉन्सेप्ट है। एक काकनी संख्या निकलती है। काकनी संख्या कई तरह से निकलती है, मतलब जो दूसरे तरीके से निकलती है वो हमने पेड क्लास में बहुत बार पढ़ाई है। और फ्री क्लास में भी बहुत सारा बार हमने डिस्कस किया है उसको। लेकिन आज एक अलग तरह की काकनी संख्या हम निकालना सीख रहे हैं। तो काकनी नंबर इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बेस्ड डिजिट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज सीन दैट। तो एक काकनी नंबर का एक नंबर है और निकलता कैसे है बताएंगे अभी आपको। उसको निकालकर दो तरह की चीजें देखी जाती हैं। एक तो जो क्लासिकल लिटरेचर में लिखा हुआ है वो पेड क्लास में पढ़ाऊंगा, और एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पर अभी थोड़ा आपको डिकोड कर रहा हूँ। इसको भी एलोबरेट करेंगे हम पेड क्लास के अंदर, लेकिन थोड़ा बता दें आप। इज द एनर्जी ऑफ द प्लॉट एंड हाउस ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस। जैसे मैंने कल भी बात की थी आपसे कि किसी इंसान को कौन सा प्लॉट कौन सा घर सूट करता है नहीं करता, कौन सा नगर कौन सा मोहल्ला कौन सी सिटी कौन सी सोसाइटी सूट करती नहीं करती, उसका भी एक तरीका है। और एक दूसरा तरीका है यहाँ पर देखने का कि प्लॉट की एनर्जी कैसी है, क्या वो घर हमें सूट करेगा नहीं करेगा। तो 2-3 तरह से हम देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमें दोनों तरीके से प्लॉट ही सूट नहीं कर रहा, वो दिशा ही सूट नहीं कर रही, तो मैं कहता हूं वहां पर जितना मर्जी अच्छा वास्तु कर लेना, वो रिजल्ट नहीं आने वाला। वो इसी तरह से हुआ कि अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही वीक है तो आप जितने बड़े सप्लीमेंट खाते रहो, बीमारी फिर भी लगेगी। पहले ये देखेंगे ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस प्लॉट, या जो हमारा मकान है फ्लैट है या नहीं है। फिर दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट विल दैट प्लेस गिव टू द इनहेबिटेंट्स।
तो वहां पर रहने वाले लोगों को क्या वहां से प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, ये भी यहां से चेक किया जा सकता है ओवरऑल। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन वेल्थ, हेल्थ, चिल्ड्रन, प्रेस्टीज। तो हमने किस दिशा में हमारा मेन गेट है, उससे हम पता लग जाता है कि इस घर के अंदर क्या प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्या वेल्थ, क्या हेल्थ, क्या चिल्ड्रन, किस तरह की प्रॉब्लम, क्या गुड थिंग्स मिलेंगी, क्या बैड थिंग्स मिलेंगी। तो जो गुड है वो तो मिलेगी, अच्छी बात है, लेकिन जो वहां से कुछ नेगेटिव एनर्जी आने वाली है उसकी अगर हमने रेमेडी कर ली तो ठीक है, बढ़िया, फिर उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो निकलता कैसे है? ठीक है, तो इसमें बहुत मतलब बहुत नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पर हम इसको यूज कर सकते हैं कि कोई भी हमारा मुख्य दरवाजा है वो शुभ है, कितना शुभ है, कितना अशुभ है। हमेशा कभी ऐसा नहीं होगा, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर वो शुभ ही शुभ है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर शुभ भी और अशुभ भी है। ठीक है, तो वो भी आज थोड़ा बताऊंगा आपको कि कहाँ पर एग्जैक्ट शुभ रहता है और कहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। तो जहां पर शुभ और अशुभ दोनों है, तो वहां पर ये दिक्कत है कि वहां से शुभता क्या आ रही है, चलो वो तो ठीक है, अच्छी बात है, इनकमिंग। लेकिन वहां से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको कैसे ब्लॉक करें और क्या वहां से आएगा, तो यही हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, बाकी पेड क्लास में आपको बताएगा। फिर प्लाट की ऊर्जा कैसी है, ऑफिस या शोरूम बिजनेस का पैटर्न किस तरह का वहां पर हमें बिजनेस चलेगा, अगर मान लीजिए बिजनेस प्रोमाइसिस है, कोई ऑफिस खोला है, तो किस तरह का बिजनेस वहां चलने वाला है। हर ओपनिंग में हर तरह का बिजनेस नहीं चलता, ये भी ध्यान दे दिएगा। तो घर में रहने वालों का मानसिक प्रभाव क्या रहेगा, स्वास्थ्य धन से संबंधित क्या वो ओपनिंग हमें बेनिफिशियल है या नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो एक एग्जांपल लिया हमने रैंडमली। मान लीजिए किसी का मेन डोर जो है 110 डिग्री पर है। अब आप बोलेंगे सर 110 डिग्री, तो हम तो बिल्कुल लेमैन है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। कोई बात नहीं, आपको वही बता देते हैं। ये देखिए, हमारा जो 0 डिग्री होता है वो नॉर्थ का मिड पॉइंट होता है। ये सब आपका, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कर कर कैसे जोनिंग की जाती है, कैसे डायरेक्शन ली जाती है, कैसे डायरेक्शन लेकर हम मैपिंग करेंगे, कैसे जोनिंग करेंगे, सब सिखाऊंगा मैं आप प्रैक्टिकल। लेकिन अभी थोड़ा समझ लो। तो 0 डिग्री नॉर्थ रहता है हमारा। तो जब आगे आएंगे तो आप देखिए यहाँ डिग्री लिखी हुई है, तो हमने बोला 110 डिग्री, तो 110 डिग्री यहाँ पर आई। 110 डिग्री में कौन सा जोन आया है? हमारा जोन आया है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो इसका मतलब हमारा जो दरवाजा है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में खुलता है। ठीक है, तो अभी इतना समझ लो कि अगर आपका दरवाजा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है, तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कहां से कहां तक होता है? 101 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन रहता है। अब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर और इलाबरेट करके पढ़ेंगे आप, तो वहां पर अग्नि और वाटर, ठीक है, दोनों एलिमेंट आते हैं ईस्ट के अंदर। अब क्योंकि यहां पर एनर्जी का क्लैश हो रहा है, क्योंकि दो ऐसी एनर्जी वहां सरवाइव कर रही हैं, वो आपस में एंटी हैं, तो उनको कैसे बैलेंस करना है या क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव वहां से मिल सकता है। तो ओवरऑल लाइफ इंपैक्ट क्या मिलेगा जिसका मेन डोर 110 डिग्री पर है? तो पॉजिटिव क्या मिलेगा? सॉफ्ट, इमोशनल, केयरिंग फैमिली एटमॉस्फेयर। तो वो लोग सॉफ्ट होंगे, इमोशनली होंगे, अपनी फैमिली का केयर टेक करने वाले होंगे, इंट्यूशन उनकी अच्छी होगी, पीपल बिकम सेंसिटिव एंड थॉटफुल, ये रहने वाला है। फिर क्या है कि और क्या होगा, इमोशनल अप एंड डाउन। उस परिवार में थोड़ा सा इमोशनली अप एंड डाउन रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है, कोई फियर फैक्टर रह सकता है, मूड स्विंग ज्यादा होंगे अगर वो एंट्री है आपकी। फैमिली मेंबर गेट अफेक्टेड बाय स्मॉल इश्यूज, छोटी छोटी बातों को कोई दिल पे लगा लेगा, मेंटल रेस्टलेसनेस रह सकती है। अब एक एक सेक्टर पे ये जो ओपनिंग है कहाँ कहाँ डेंट मारेगी और कहाँ कहाँ वो स्ट्रेंथ दे रही है। तो फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या रहेगा? स्ट्रेंथ, इनकम फ्रॉम क्रिएटिव एंड कंसल्टिंग फील्ड। तो अगर मान लीजिए ऑफिस है और उस ऑफिस के अंदर आप कुछ क्रिएटिव आइडियाज या क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो दी बेस्ट है, दी बेस्ट है। इससे बढ़िया ओपनिंग नहीं हो सकती ऐसे प्रोफाइल के लिए, ऐसे बिजनेस के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सपोर्ट फ्रॉम क्लाइंट एंड और रिलेटिव, ये होने वाली है। लेकिन क्योंकि क्या कहते हैं ना, कुछ दिशाएं तो बिल्कुल शुभ होती हैं, कुछ बिल्कुल अशुभ है, और कुछ है मिक्स। तो ये मिक्स वाली है, यहाँ से अच्छा है तो बुरा भी है। पर अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या आने वाली है? सेविंग डू नॉट स्टे। तो यहाँ से कमाओगे तो इनकम तो आएगी, हम ये नहीं कह रहे इनकम नहीं आएगी, इनकम आएगी लेकिन सेविंग नहीं होगी।
सडन और अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, अगर ये एंट्री आपकी है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे हमेशा आपके सामने खड़े होंगे। लैक ऑफ फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक होता है कि मैं कहता हूँ कि इंसान को 10 रुपए आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, उसके साथ वो प्लान कर सकता है। यहाँ अगर ये एंट्री आपकी है तो कभी प्लानिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है या फाइनेंशियल एक अपकमिंग है वो कहीं ना कहीं पेन डाउन ज्यादा रहेगी, तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते कि भाई आज लाख रुपए कमा लिया, हो सकता है कल को 10 लाख आए, कल पता लगे कल को 10,000 भी नहीं आ रहे। तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहने वाली है। और कहीं ना कुछ कुछ मनी ब्लॉकेजेस भी हो सकती है कि पैसा फंस जाए आपका। ठीक है, अब ये इश्यू हो सकते हैं। फिर हेल्थ इंपैक्ट में क्या होगा, तो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग, तो अगर ये एंट्री आपकी है तो थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, एंजाइटी या कहते हैं ना ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी आपकी। स्लीप डिस्टर्बेंस रह सकती है, डाइजेस्टिव इशू रह सकते हैं, बीपी का फ्लक्चुएशन रह सकता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इनकी रेमेडी कर ली जाए तो इस ओपनिंग को भी जो नेगेटिव पॉजिटिव दे रही है तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप एंड फैमिली में इंपैक्ट क्या आएगा, इमोशनल बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, यहां से अगर है तो घर परिवार में इमोशनल बॉन्डिंग है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इमोशंस थोड़े से डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, तो थोड़ी छोटी बातों पे कहते हैं ना थोड़ा सा कभी कभी फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी। लव एंड केयर एग्जिस्ट इन द होम, वहां पर हर एक फैमिली मेंबर अपने परिवार से इमोशनली अटैच रहेगा, एक बॉन्ड रहेगा। देखिए ये मान लिया अगर तो घर है तो घर है, मान लिया कोई ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर यहाँ पर मान लिया आपका स्टाफ है 10 जनों का, तो वो 10 के 10 जने आपके लिए लॉयल रहेंगे, दिल से आपके लिए काम कर रहे हैं, ये मतलब है यहाँ पर। बट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑकर इजिली, तो मतलब कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, लेकिन क्योंकि डीप रूट है आपका, एक इमोशनल बॉन्ड है, तो वो कहीं ना कहीं ओवरकम कर लेगा उसको। ठीक है। कैरियर बिजनेस के अंदर क्या आएगा, ये किस तरह के बैन कैरियर के लिए बहुत अच्छा जोन है ये, अगर ये ओपनिंग आपको मिल जाती है तो कंसल्टेशन, कोई भी जॉब है जिसमें आप कंसल्टेशन दे रहे हो, क्रिएटिव जॉब है, कोई क्रिएटिविटी का काम कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हो, हीलिंग, काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो उसके लिए दी बेस्ट ओपनिंग है ये। लेकिन बाकी और दिक्कतें क्या हो सकती है, बाकी अगर कुछ और काम करते हैं या ये काम भी करते हैं, थोड़ा सा आपको इस पर काम करना पड़ेगा, लैक ऑफ फोकस, कैरियर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, फ्रिक्वेंट चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब है फ्रिक्वेंटली आप अपने जॉब या बिजनेस को चेंज करने की सोचेंगे। बिजनेस इनकंसिस्टेंसी, वही है कि आप बार बार अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलाव करेंगे आप इसमें। और डिले रिजल्ट, कभी कभी यहाँ पर रिजल्ट भी डिले आ सकता है, तो इसके ऊपर आपने थोड़ा काम कर लेना। फिर क्या मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडीज फॉर 110 डिग्री पे एंट्रेंस है, क्या करेंगे, तो मेन डोर पे कुछ रेमेडी की जाएगी, क्या किया जाएगा, व्हाइट एंड सिल्वर स्ट्रिप हम लगा सकते हैं। फिर कीप मूनस्टोन एंड सेलेनाइट नियर मेन डोर, आपके मेन डोर जो है उसके आसपास हम मूनस्टोन या सेलेनाइट की प्लेट या रफ या किसी भी फॉर्म में उन क्रिस्टल को स्टैब्लिश करेंगे वहां। चैंट ओम चंद्राय नमः, आपको डेली अपने मेन गेट की तरफ फेस कर कर 108 बार डेली आपने चंद्रमा के किसी भी मंत्र को चैंट कर सकते हैं। फिर अग्नि एंड वाटर को इम्बैलेंस करेक्शन करने के लिए आपने क्या करना है, और एक कॉपर पैरामिड और एक मून स्टोन अपने एंट्रेंस पर इनको रखना है, दोनों एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए, एक कॉपर का पैरामिड और एक मून स्टोन, क्रिस्टल्स किसी भी फॉर्म में, ट्रायंगल फॉर्म में रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर यंत्रा रेमेडी कर सकते हैं, मेन डोर के ऊपर चंद्र का यंत्र बनाएंगे और अग्नि देवता का से एक सिंबल लगा सकते हैं। सॉल्ट और कैंपर से कर सकते हैं, कीप एक ग्लास बाउल, एक बाउल के अंदर, ग्लास का बाउल में एक समुद्री नमक और कुछ कैंपर हम डालकर रखेंगे और उसको वीकली हम चेंज करेंगे, तो इससे जो मेन डोर से कोई नेगेटिव एनर्जी आने वाली है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। फिर क्रिस्टल रेमेडी कर सकते हैं, एंटर्स पर सेलेनाइट, वॉन्स, मूनस्टोन, क्लियर क्वार्ट्स, ये रख सकते हैं। बेडरूम पर भी इम्पैक्ट आता है इसका, तो मूनस्टोन पेयर फॉर्म में रख सकते हैं, रोज क्वार्ट्स पेयर फॉर्म में रख सकते हैं। और लिविंग रूम सामने पड़ता है आपका, तो वहां पर एमेथिस्ट का एक क्लस्टर अगर आपके ड्राइंग रूम में रखा है तो इसके इम्पैक्ट को हम नलीफाई कर सकते हैं। फिर बहुत सारे चीजें हैं कि कलर कौन सी करना है, तो अपने मेन गेट के ऊपर व्हाइट, सिल्वर, क्रीम, लाइट ब्लू, इन कलर को ज्यादा आपने तवज्जो देनी है। बहुत ज्यादा रेड कलर, ब्राउन कलर, मैरून कलर, ब्लैक कलर, इनको अवॉइड करना है। ठीक है।
तो इस तरह से ये हर एक एंट्रेंस बार कितने डिग्री पर आपका मेन गेट आता है, तो उसके हिसाब से आपको रिकमेंडेशन दी जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है आपकी: घर का मेन गेट, घर की किचन और घर का प्रवेश। अगर ये 3 चीजें आपकी ठीक हैं तो समझ लेना घर का 80% वास्तु आपका ठीक है। और अगर ये 3 चीजें ठीक नहीं है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, चलिए एक मिनट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु। कल हम करेंगे एस्ट्रो वास्तु और देवता वास्तु, तो कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास कुछ अलग ही लेवल की होने वाली। तो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस वास्तु, नो डाउट जितने भी अब तक हमने, जो भी हम रेजिडेंशियल वास्तु के प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, बेसिक प्रिंसिपल, वो सब कुछ वो ही रहने वाले हैं। कुछ प्रिंसिपल्स बदल जाएंगे, और जब तक रेजिडेंशियल वास्तु नहीं करेंगे तो डायरेक्ट आप कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु में एंटर नहीं कर सकते। क्योंकि ये समझिए कि जो कमर्शियल ये आपका रेजिडेंशियल वास्तु है, ये आपका एक ग्रेजुएशन है, और कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो हमें ग्रेजुएशन के बाद ही पीजी में जाना चाहिए। अब कोई कहते नहीं सर मैं तो बड़ा महार हूँ, मैं तो सीधा पीजी करूंगा, तो भाई कर ले, उसको समझ नहीं आने वाला। ठीक है, शायद मैंने एक बार अलाउ किया था, ये हाँ एक ही बार मैंने अलाउ किया था 2 स्टूडेंट को। उन दोनों में से एक स्टूडेंट को तो बिल्कुल कोई चीज समझ नहीं आई, क्योंकि जबकि वो कहीं से रेजिडेंशियल वास्तु कर कर आया था। वो बोला सर मुझे रेजिडेंशियल वास्तु आता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मना किया था नहीं तुम्हें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक तुम मेरे से वास्तु नहीं करोगे ना, दुनिया में क्या पढ़ाया जा रहा है मुझे भी पता है, तुम क्या पढ़ कर आए हो। जब उसको पढ़ाना शुरू किया तो उसके बेसिक फंडे ही क्लियर नहीं थे। बोला सर ये तो नहीं पढ़ाया हम। मैंने कहा मैंने तुम पहले ही बोला था। नहीं सर मैं समझ लूंगा समझ लूंगा। आखिर तक उसको समझ ही नहीं आया। फिर ठीक है, उसने मेरे से दोबारा फिर मेरा रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स किया, तब जाकर उस चीजें उसको समझ में आई। ठीक है, इसलिए कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु में मैं एनरोलमेंट देता ही नहीं। लेकिन कुछ बच्चे जिद करते हैं तो कभी कभी माननी पड़ जाती है। ठीक। तो रेजिडेंशियल वर्सेस बिजनेस वास्तु क्या फर्क है? ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी, अब ये है कमर्शियल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल वास्तु में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? तो घर पर सभी तरह की कर्म करते हैं। 3 तरह की एक्टिविटी होती है: रास्तिक, तामसिक एंड सात्विक। रजस, तमस और सत्व एनर्जी। तो हमें घर के लिए तीनों तरह की एनर्जी चाहिए, सात्विक भी चाहिए, रास्तिक चाहिए और तामसिक भी चाहिए। ठीक है, लेकिन व्यवसायिक वास्तु यानी कि कमर्शियल या इंडस्ट्रियल वास्तु के अंदर हमें तामसिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें वहां दो ही एनर्जी काम करती है, रास्तिक और सात्विक। और उसके अंदर भी घर के अंदर हमें तीनों एनर्जी बैलेंस फॉर्म में चाहिए, मतलब इक्वल चाहिए। लेकिन कमर्शियल लेवल पर हमें दोनों एनर्जी तो चाहिए, रास्तिक और सात्विक, लेकिन रास्तिक की परसेंटेज हमें 80 to 90% चाहिए होती है, और सात्विक एनर्जी हमें 10 से 20% चाहिए। ये फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। देयर इज नो प्लेस फॉर तामसिक एनर्जी इन बिजनेस। हमें घर के अंदर तो चाहिए, लेकिन बिजनेस एरिया में, इंडस्ट्री में कोई भी तमस एनर्जी नहीं चाहिए। और आपको नहीं पता किस किस प्रोडक्ट, किस किस जगह से वो तामसिक एनर्जी आती है, फिर उसको नलीफाई किया जाता है या उसको रास्तिक में कन्वर्ट किया जाता है। तमस का मतलब क्या है, मतलब अभी समझने के लिए, ये लेथार्जी हो जाना, स्लीपी हो जाना, इनएक्टिव हो जाना,
चीजों को पोस्टपोन करने की टेंडेंसी होना। बिजनेस में चलेगा क्या ये कि बिजनेस में गल्ला खुला हुआ है, आपने दुकान खुली और आप सो रहे हो बैठ के, आप आराम फरमा रहे हो, चलेगा क्या? बात नहीं चलेगा। जो आपके वर्कर हैं वो इनएक्टिव पड़े हुए हैं, उनका मन ही नहीं कर रहा काम करने का, कैसे दुकान चलेगी भाई, कैसे इंडस्ट्री चलेगी आपकी? है ना? तो तामसिक एनर्जी नहीं चाहिए होती। मेन गोल ऑफ रेजिडेंशियल वास्तु आर पीस एंड प्राइवेसी। सबसे बड़ा फर्क समझिए, घर और व्यवसाय में क्या फर्क है? घर में शांति चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए, घर इज ए प्राइवेट प्लेस। और बिजनेस क्या है? बिजनेस कमर्शियल एक्टिव है कि भाई कस्टमर आता रहे, कोई प्राइवेसी नहीं है वहां। कभी आपके घर के मेन डोर पे लिखा है कि वी आर ओपन, ऑल आर वेलकम, लिखा हो? कभी प्लेट लगाते हो क्या, वी आर ओपन? देखिए कमर्शियल में लगाते हो आप, वी आर ओपन, आइए, वेलकम कर रहे हो आप, आइए, कोई भी आइए। ठीक है? तो घर में शांति चाहिए और प्राइवेसी है, वहां पर शांति नहीं चाहिए, वहां तो भीड़ भड़क्का चाहिए। और वो प्राइवेट प्लेस नहीं है, वो पब्लिक प्लेस है हमारा। भाई आओ, कोई भी आओ। इसलिए कभी किसी घर का मेन डोर आपने शटर वाला देखा है क्या? नहीं देखा। कभी सोचा है कि ये बिजनेस प्राइवेसी में या दुकान में क्यों शटर लगाया जाता है? घर में क्यों शटर नहीं लगाते हैं? शटर उठाने का मतलब है भाई आओ, वेलकम, सबका वेलकम है, कोई भी आओ। घर में तो ऐसा नहीं, कोई भी आओ। सोचा करो कि यार दुकान में शटर क्यों लगते हैं, ये घर में शटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि शटर उठ गया, एक बार उठ गया भाई, पूरे दिन के लिए बंद नहीं होगा। वाओ, वेलकम हो रहा है, तो सिंबॉलिकली क्या है, आप सबका वेलकम कर रहे हो। तो हर एक चीजों को समझा करो। और व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ ही है व्यवस्था, व्यवसाय। तो बिजनेस का मतलब ये बिजीनेस, बिजी रहना। फिर आपने ये सुना होगा, बहुत सारी मिथ इसके लिए फैलाए जा रहे हैं मार्केट के अंदर, कि गोमुखी और शेरमुखी प्लॉट। कोई बताएगा क्या होता है गोमुखी शेरमुखी प्लॉट? प्लीज एनीबॉडी, कौन बताना चाहेगा? या मार्केट में क्या चल रहा है, आप अपनी थ्योरी मत बताना, मार्केट में क्या सुना है आपने गोमुखी और शेरमुखी प्लॉट के लिए? बताइए, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। अरे भाई तभी तो सीखोगे मेरे भाई, सीखना जरूरी है। सीखोगे तो अच्छा है, तुम्हारे लिए काम आएगा। चलिए, सिर्फ दो तीन लोग जानते हैं, तीन चार लोग जानते हैं। चलिए बढ़िया है। हाँ जी, विजय जी, विजय गुप्ता जी, गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम है गुप्ता जी आपका। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए गुप्ता जी। नमस्ते सर। सर, गोमुखी के बारे में ये सुना है कि गाय के मुंह की तरह आगे से छोटा हो, पीछे से बड़ा हो। वो ठीक है, लेकिन और पर्पस क्या, मतलब क्या सुना है ये, मतलब जैसे गोमुखी में क्या हो जाएगा, मतलब शेरमुखी में क्या हो जाएगा, वो क्या क्या भाई पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं? गोमुखी में ये होगा कि कोई चीज अंदर आए तो ज्यादा अंदर तक जाए, ज्यादा देर तक रहे, ठहरने का स्थान ज्यादा रहे अंदर आने के बाद। अच्छा। ये चीज। और शेरमुखी में आगे का बड़ा बड़ा मुंह रहता है, पीछे का छोटा रहता है। दुकानें इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, बस इतना ही पता है बस। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा पता है, जो पता है आपको अच्छा पता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, सत्या जी बताइए। आज वो मैडम मैडम नहीं आई क्या, वो कल वाली, वो जो न्यूरोलॉजी पढ़कर आई थी, वो लोशू, उनकी तो आंखें खुल गई सर कल। मैंने जो हाँ बताइए सत्या जी। सर मैंने जो सुना है, गोमुखी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है क्योंकि वो गाय के मुख के जैसे आगे से नैरो होता है और पीछे अच्छा। गाय के शरीर के जैसे बड़ा बड़ा हो जाता है। और अच्छा। शेरमुखी को कहते हैं शेर जैसे कि मतलब हिंसक होता है, तो आगे का मुख अगर बड़ा रहेगा तो वो हिंसक माना जाता है, पीछे नैरो होता तो है। ये मान जो लीजिए मैंने अगर मैं ऐसे प्लॉट में रह रहा हूँ, घर बनाकर, जो शेरमुखी तो प्लॉट है। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, अरे मैंने कोई बात जो नहीं, सुना, अच्छा आपने अच्छा पता है ना, आपने अच्छा पता है। आपने अरे प्रश्न किया इसलिए मुझे जो पता था मैंने वो तब शेयर तभी तो किया। सीखेंगे, तभी तो सीखेंगे ना मैडम। जी सर। मतलब अगर मैं, मेरा प्लॉट ऐसा है जिसका मत्था बड़ा है, तो मेरा शेरमुखी प्लॉट जी, में रह रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, मुझे शेर खा जाएगा वो। कहते हैं उसमें हिंसक प्रवृत्ति ज्यादा आती है, ऐसा मतलब। बाकी अच्छा। तो मुझे कुछ पता नहीं। आपको नहीं पता, आप लेकिन सुना है, वही तो बता रहे हैं हम। जी हाँ, ये जी हाँ। सुना है मार्केट में, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे पता तो लगे जी सर। कैसे बहला रहे फुसला रहे हैं आपको। ठीक है।
चलिए, और कौन है? हाँ जी, अनिरुद्ध जी बताइए। बहुत अच्छा बताया सत्य जी, आपने अच्छा बताया। थैंक यू सर। जय जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण, अनिरुद्ध बताइए। सर इस बारे में मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हाँ। कमर्शियल के लिए अगर गोमुखी शॉप या कोई भी जगह होगी तो वहां पर ग्राहक आकर्षित कम होंगे, आएंगे कम। और जब नाहरमुखी हो जाएगा, आगे से चौड़ा पीछे से सकरा हो जाएगा, तो ग्राहकी अच्छी होगी। मेरी ये नॉलेज इस बारे में। ठीक है, आपकी नॉलेज। जी। लेकिन इसके जो लॉजिक कोई बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं ना साइंस का स्टूडेंट हूं, बिना बिना लॉजिक के मुझे बात समझ नहीं आती। दिक्कत ये मेरे पास, परेशानी ये है मेरे साथ, ये बड़ी परेशानी है मेरे साथ, क्योंकि मुझे लॉजिकल, जब तक लॉजिक ना दो, ठीक आपने ठीक बोला है, नो डाउट, लेकिन ये बोल के चले जाना बिना लॉजिक के, तो चलो मुझे तो पता है आपने ठीक बताया, लेकिन एक आम इंसान कैसे माने आपकी बात? वो कहता है जी मैं नहीं मानता। जैसे छोटा बच्चा होता सर है, उसको प्रॉब्लम समझाया जाता है ना प्रॉब्लम ये है बच्चे। ना, प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग लॉजिक की तरफ जाता ही नहीं है। सामने वाले ने परोस दिया, हम उठा करके आ जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, मतलब कोई कोई कुछ भी बोलेगा आप मान लेंगे। वो तो साइंस, वो जनरल तो मैथ्स में परसेप्शन मानते यही थे, है। मान लो एक्स इजिकल टू 2। हर चीज मान लो नहीं होती ना। इसको बोला गया ऑकल्ट साइंस, ये साइंस भी है। और वास्तु तो प्योर साइंटिफिकली है, प्योर साइंस है वास्तु। ठीक है, चलिए, बताएंगे। चलिए तो बता देते हैं, कोई बात नहीं, वरना परेशान होते रहोगे आप। चलिए, तो जैसा कि आप सभी ने तो ये तो ठीक ही बताया कि गोमुखी और शेरमुखी प्लॉट का मतलब क्या है। गोमुखी का मतलब है गाय को देखो। जब हम गाय माता को देखते हैं तो गाय माता का जो फेस है वो नैरो होता है, और जो पीछे का हिस्सा है वो बड़ा होता है। और जब हम शेर को देखते हैं तो शेर का फेस बड़ा होता है, और उसकी जो बैक पोर्शन है वो बहुत नैरो होता है, हमें नहीं दिख रहा होता। तो इसी तरह का प्लॉट है, इसलिए सिंबॉलिकली, क्योंकि हम गाय को भी जानते हैं शेर को भी जानते हैं, तो सिंबॉलिकली उनके नाम रख दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि गाय मुखी में गऊ आ जाएंगी या तुम सात्विक हो जाओगे, और शेर मुखी में तुम हिंसक हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो दिमाग से हटा लो कि शेर मुखी प्लॉट में रह लिए तो तुम्हें शेर खा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जैसे अब ये जो उधर से मैं इस, अब देखिए एक ही प्लॉट है, वो शेर मुखी भी है गौमुखी भी है। अगर मान लीजिए 2 साइड ओपन प्लॉट है ये, अगर मैं उस प्लॉट को उधर से देखता हूँ तो ये गौमुखी प्लॉट है ना। उधर से अगर मैं एंट्री यहां से देता हूँ तो ये नैरो है, ये वाइड है, तो ये गोमुखी हो गया। अगर मैं इधर से एंट्री देता हूँ अपनी, तो ये आगे का चौड़ा हो गया और पीछे का नैरो है, तो ये शेरमुखी प्लॉट हो गया। तो एक ही प्लॉट है, वो गोमुखी भी है शेरमुखी भी। अब बताओ, ठीक है, तो पहले तो विचार हटा लो। अब जैसे मान लीजिए एक मेरा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक? मेरे पास 4 साइड ओपन है ये प्लॉट। अगर मैं इस तरफ से या इस तरफ से इसकी एंट्री देता हूं तो ये कहलाएगा गोमुखी प्लॉट। लेकिन अगर मैं एंट्री इसकी यहां से या यहां से देता हूँ, ये प्लॉट शेरमुखी होगी। तो प्लॉट दोनों मुखी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री किस तरह से है। अब देखिए, मान लीजिए कि एक मेरे पास प्लॉट था, रेक्टेंगुलर प्लॉट, और मुझे एक दुकान उकान निकालनी है, मैंने ऑफिस के लिए एक स्पेस बना लिया, तो ये मेरी दुकान हो गई एक, तो बाकी मेरा घर हो गया ये। ठीक है, तो ये दुकान क्या हो गई? दुकान का फ्रंट कितना है? बड़ा है। दुकान की विड्थ कितनी है? छोटी है। अब देखिए, दुकान का फ्रंट और बैक दोनों बराबर है, समझो। अब इसको क्या बोलोगे इस दुकान को? ये दुकान देखिए, इसका जितना फ्रंट है उतना ही बैक है। तो ये गोमुखी है शेरमुखी है? तो गोमुखी शेरमुखी सिर्फ फ्रंट और बैक से नहीं होता, विड्थ से भी होता है, डेप्थ से भी होता है। इसकी विड्थ देखिए बड़ी है और डेप्थ छोटी है, तो ये भी शेरमुखी हो। तो हम बोलेंगे दुकान हमारी शेरमुखी है और हमारा घर क्या है? गोमुखी है। एंट्री छोटी है, मतलब यहां पर है, और पीछे बड़ा है और डेप्थ है। ठीक है, तो हमारा प्लॉट, हमारा जो रेजिडेंशियल प्लॉट है घर, वो गोमुखी हो गया, और हमारी जो दुकान है वो शेरमुखी होगी।
ठीक, समझ में आ गया? अब लॉजिक समझिए भाई। एक चीज समझिए, शेयरमुखी गोमुखी का मतलब है कि गोमुखी में फ्रंट छोटा है और डेप्थ है अंदर, और शेयरमुखी है कि भाई बड़ा फ्रंट है और डेप्थ उतनी नहीं है, या पीछे का थोड़ा नैरो है लेकिन आगे बढ़ा है। सबसे पहला फर्क मैंने क्या बताया था रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर, कि रेजिडेंशियल प्लॉट में हमें शांति चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। तो शांति और प्राइवेसी के लिए जो फ्रंट है वो नैरो होना चाहिए और डेप्थ होनी चाहिए, तभी तो प्राइवेसी रहेगी। और कमर्शियल में क्या चीज चाहिए, दिखनी चाहिए। कमर्शियल में जितना वाइड ओपन होगा तो डिस्प्ले होगा, दिखेगा सारा सामान, हमारे दुकान दिखेगी। तो रेजिडेंशियल में छुपाना होता है, प्राइवेसी होती है, पीस होता है। दुकान में, कमर्शियल में हमें भीड़ चाहिए, हमें दिखाना है, हमें शो ऑफ करना है। तो दिखेगा कब, जितना बड़ा होगा फ्रंट में उतना ज्यादा दिखेगा। बस ये फर्क है। तो रेजिडेंशियल के लिए एक गोमुखी प्लॉट बढ़िया होता है, ताकि एक हमें डेप्थ मिल जाती है, एक प्राइवेसी रहती है। ठीक है। अब जैसे मान लें हमने यहाँ पर यही प्लॉट है, तो मान लें बेडरूम यहाँ बनाया हुआ है, या नंबर ऑफ बेडरूम यहाँ बनाया है और एंट्री यहाँ से है, तो एंट्री से बहुत अंदर बनाए रखे हैं ना। तो हम आपस में परिवार में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई कैसे कपड़े पहन के घूम रहा है, परिवार में तो अपना फ्रीली बहू है, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, घूम रही है, बातें बातें हो रही हैं फैमिली में, बाहर तक बात नहीं जाएगी। मगर मान लो यही मेरा प्लॉट होता रेजिडेंशियल का, अब क्या एंट्री यहाँ पर है और यहाँ पर ही मुझे बनाना पड़ता, तो मेन मेन डोर के बहुत नजदीक हो जाता। तो ऐसा होता है कभी घर परिवार में कोई गुस्सा हो रहा है, कोई मन मुटाव हो रहा है, तो घर की बातें बाहर जाएंगी, प्राइवेसी खत्म हो रही है हमारी। ठीक है, तो ये मतलब है। तो जहां चीज दिखानी है, शॉप करनी है, वो शेयरमुखी यानी कि कमर्शियल। तो कमर्शियल के लिए शेयरमुखी प्लॉट लेना होता है हमेशा, कम विड्थ ज्यादा हो, और घर के लिए हमेशा गोमुखी यानी कि डेप्थ होनी चाहिए घर के अंदर। ये मतलब है शेयरमुखी। ऐसा नहीं कि शेर खा जाएगा, गाय तुम्हें दूध देना बंद कर देगी, ये सब बेकार की बातें मार्केट में कर देगी। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल ये था। चलिए और आगे चलते हैं, ये बाकी चीजें हैं जब क्लास में आएंगे तब देखेंगे। चलिए, तो बिजनेस के अंदर, क्योंकि जब हम घर में घर घर के लिए प्लॉट सिलेक्शन करते हैं या घर का वास्तु करते हैं, तो वहां पर एक लिमिटेड चीजें हैं। तो ये एक प्लॉट मिला हमें, उसका वास्तु करना है, तो घर में क्या होगा, चार पांच चीजें बनाएंगे। बेडरूम डिजाइन करना है अपनी, टॉयलेट है, आपका वॉशरूम है, आपका स्टडी रूम है, आपका मंदिर है, आपकी स्टेयर्स है, आपका ड्राइंग रूम है। ठीक है, बस यही आपका गार्डन है। ये चार पांच चीजें डिजाइन करनी है। लेकिन जब कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं तो हमारे पास हजारों चीजें हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान, हजारों तरह की दुकानें हो सकती है। जो बिजनेस है, अब आपका आयरन का बिजनेस है, आपका ऑयल का बिजनेस है, रिफाइनरी का बिजनेस है, वुडन का बिजनेस है ना, कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सी दुकान है आपकी। तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो वास्तु है बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है। ओके, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, अलग अलग दिशाएं अलग अलग प्रकार की ऊर्जा में समृद्ध हैं। डिफरेंट डायरेक्शन आर रिच इन डिफरेंट एनर्जीज, तो हर एक डायरेक्शन की अपनी एनर्जी है। certain type of businesses thrive better in certain direction, certain location and certain buildings। तो ये नहीं है कि हर तरह का बिजनेस कहीं भी आप खोल लो, किसी बिल्डिंग में खोलो, किसी भी शेप में चल जाएगा, किसी भी फेसिंग में चल जाएगा। देखना पड़ेगा कौन कौन किस तरह का बिजनेस है, किस तरह की दुकान है आपकी, उसके बाद डिसाइड हुआ कि बिजनेस वाकई में वो डायरेक्शन के लिए सूटेबल है या नहीं। ठीक है, their correct choice is the first step on the path to success in any business। अब समझिए, एक लाइन में लिख दिया मैंने, सही दिशा का चुनाव अगर आपने कर लिया, ये पहला स्टेप है आपके बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, पहला स्टेप।
तो हमारे पास मेन 8 डायरेक्शंस हैं, आप सभी को पता है। 8 सेक्टर बेस्ड ऑन 8 डायरेक्शन एंड देयर कॉरस्पॉन्ड डेमीगॉड्स आर शोन इन द फिगर। तो जब आप इन डेप्थ आएंगे तो पता लगेगा, जैसे आपको बताया था, कि आपके हर प्रोमाइसिस में, चाहे कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, घर है, मंदिर है, कोई भी है, वहां पर 45 देवी देवताओं का वास होता है। एक डायरेक्शन को समझते हैं थोड़ा सा। और जब कमर्शियल इंडस्ट्रियल पढ़ेंगे आगे जाकर, तब इन डेप्थ आपको बताया जाएगा कि किस इंडस्ट्री, किसके लिए कौन सी चीज ठीक है। लेकिन एक डायरेक्शन समझ लो आप। अब मैंने बोला नॉर्थ डायरेक्शन। जब नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें मिलती हैं। यहाँ पर 28, 29, 30 और 44 ये देवता हैं, ये मिलेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा आपको शायद नहीं पता, तो यहाँ से समझाते हैं। तो उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है? गृह स्वामी कौन है? बुध है। प्लैनेटरी लॉर्ड कौन है? मरकरी। इसको देखेंगे। दिक्पाल यहाँ के कुबेर है, कुबेर को स्टडी करेंगे। फिर यहाँ पर उप देवता है, जैसे 45 देवता मैंने बताए हैं, उप देवता है। यहाँ कौन है? बल्लाट, सोम और गिरी और क्षितिधर। ये 4 उप देवता यहाँ पर वास करते हैं। यहाँ की ऊर्जा क्या है? राजसिक एनर्जी यहाँ फ्लो करती है। और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है? एयर एंड वाटर, दोनों एलिमेंट यहाँ पर रिसाइड करते हैं। इतनी सारी चीजें देखी जाएंगी मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि उठा के कुछ भी आप बता दो। हर चीज लॉजिकल है यहाँ पर। किस किस तरह के बिजनेसेस यहाँ पर सूट करेंगे? तो प्लेसेस एंड पर्सन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस करना चाह रहा है या ट्रेड करना चाह रहा है किसी भी तरह का, तो ये दिशा उसके लिए शुभ शुभ है। क्यों? क्योंकि मरकरी इज द मेन प्लैनेट, मेन कारक प्लैनेट ऑफ बिजनेस। लेकिन इसके आगे और जाना है तो किस किस चीज में ये सूट करेगी दिशा आपको? इकोनॉमिस्ट, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, मर्चेंट, स्टॉक एक्सचेंज, मॉल्स एक्सेट्रा, सब में ये दर्शन सूट करने वाली। फिर वर्क विद कम्युनिकेशन सिस्टम। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकान है आपकी, जैसे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, फोन इंडस्ट्री है, पब्लिशिंग हाउस है, फोटोकॉपी स्टोर है, प्रेस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, पोस्ट ऑफिस है, इन सब के लिए डायरेक्शन शुभ है। और क्या है? वर्क विद राइटिंग, पब्लिशिंग। कोई भी चीज राइटिंग से रिलेटेड है, पब्लिशिंग से रिलेटेड आप बिजनेस या शॉप है आपकी, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। फिर प्लेस ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। कोई भी ऐसी चीज जिसमें लर्निंग हो जा रही है, जिसमें नॉलेज आप दे रहे हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, लाइब्रेरी है, बुक स्टोर है, रीडिंग रूम है, सबके लिए दी बेस्ट डायरेक्शन। और क्या है? वर्क विद नंबर्स। कोई भी चीज में आप नंबर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप मैथमेटिशियन हैं, आप अकाउंटिंग का काम करते हैं, डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, उन सबके लिए दी बेस्ट है। वर्क विद परफॉर्मर। आप कोई परफॉर्मेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे आप एक्टर हैं, स्टोरी टेलर हैं, एंटरटेनर हैं, आपके लिए दी बेस्ट है। फिर एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, एथलेटिक, योगा टीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब के लिए ये डायरेक्शन दी बेस्ट है। फिर बिजनेस रिलेटेड टू न्यू एंड यूथफुल ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा काम जो यूथफुल, मतलब एक यंग चाइल्ड के लिए आप डेवलप कर रहे हैं या कोई चीज बना रहे हैं, रिलेशन बेस्ट। ट्रीज एंड प्लांट का आपका बिजनेस है, लॉन एंड पार्क से रिलेटेड है, गार्डनिंग का काम है, ग्रीन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, वेजिटेबल शॉप है आपकी, इन सबके लिए डायरेक्शन दी बेस्ट। फिर आगे क्या? गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, एग्जीबिशन ग्राउंड है, ड्राइंग एंड पेंटिंग एग्जीबिशन लगानी है अपने, रिक्रिएशन रूम बनाना है, अम्यूजमेंट पार्क के लिए, डोरमेट्री के लिए, कोई लार्ज स्टोर, ग्रेन्स या इस तरह की चीजें के लिए स्टोर बनाना है आपने, उन सब के लिए दी बेस्ट। फिर प्ले ग्राउंड, स्टेडियम वेयर नॉन वायलेंट गेम्स आर प्लेड। कोई ऐसी गेम जिसमें नॉन वायलेंट है, जैसे कैरम है, चेस है, उनके लिए दी बेस्ट डायरेक्शन है। फिर बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड टू कुबेर। कुबेर से रिलेटेड कोई आप बिजनेस या आपकी दुकान है, जैसे बैंकिंग है, मनी लेंडिंग है, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, गोल्ड है, सिल्वर में काम कर रहे हैं, जहाँ मनी एक्सचेंज का काम हो रहा है ना, इन सब के लिए ये डायरेक्शन दी बेस्ट है। फिर हॉस्पिटल के अंदर
आपने हॉस्पिटल डिजाइन करना है, तो इन हॉस्पिटल क्लिनिक नॉर्थ इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ स्किन। स्किन से रिलेटेड डिपार्टमेंट आपने करना है तो नॉर्थ डैश में करेंगे। स्पीच थेरेपी से रिलेटेड है, ईएनटी डिपार्टमेंट अगर हमने खोलना है तो नॉर्थ में बनाएंगे। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट खोलना है तो नॉर्थ में बनाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, लंग्स, नोज, थ्रोट, इन सब से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है, या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है, स्टमक से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो वो नॉर्थ में पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से सारी दिशाएं आगे बढ़ी जाती हैं, तो वहां तक नहीं जाएंगे आज। ठीक है, तो इस तरह से एक एक डायरेक्शन को चूज किया जाता है। ठीक है जी, समझ में आई बात कैसे करना है? तो ऐसे किया जाता है। चलिए देखते हैं और आज क्या पढ़ना था। क्योंकि बिजनेस में अब और ज्यादा बताऊंगा तो उसके लिए ना मुझे बेस बनाना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं आपके, और फिर कल का सेशन थोड़ा लंबा होगा, ये ध्यान रखें आप, थोड़ा खा पी के बैठें, क्योंकि कल एस्ट्रो वास्तु चीजें डिकोड करेंगे हम, और देवता वास्तु पढ़ेंगे, और परसों हम फेंगशी करेंगे। ठीक है, जैसे अभी किसी ने बोला सर ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो मैं एक बार चीज दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा आज पहली बार ज्वाइन किया हो। आप एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। तो ये हमारा 1 महीने का प्रोफेशनल वास्तु डिप्लोमा कोर्स रहेगा। रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स पूरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इससे लेकर जेड तक। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। 3 दिसंबर से हम शुरू करेंगे। क्लास का टाइमिंग फिक्स है हमारा 8 to 9 इवनिंग में। इस कोर्स की फीस 20,000 प्लस 18% जीएसटी फीस है, जिसका 23,600 टोटल अमाउंट बैठता है। और इस बार भी हम आपको हमारा जो एस्ट्रो वास्तु कोर्स है 8,500 का, वो आपको इसके साथ फ्री पढ़ा रहे हैं। लाइव क्लासेस होंगी सारी। और फैंगशी वास्तु कोर्स है 8,500 का, प्लस जीएसटी इसके साथ अलग है। तो इन अगर कंबाइंड कोर्स की मैं फीस देखूं तो टैक्स लगाकर 43,660 आती है, लेकिन हम आपको सिर्फ 23,600 में ये तीनों कोर्स पढ़ा रहे हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल करना है तो ठीक है, उसके बाद फ्री मिलेगा। लेकिन आपको सिर्फ एस्ट्रो वास्तु करना है तो ये सात एक हफ्ते का हमारा कोर्स है एस्ट्रो वास्तु का, 8,500 प्लस जीएसटी के साथ वो भी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ फैंगशी फैंगशी का कोर्स करना है हमसे, तो 8,500 प्लस जीएसटी के साथ ये भी कर सकते हैं। अगर आप हमसे रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स करेंगे तो ये दोनों कोर्स के साथ फ्री है। तो चॉइस आपकी है, आपने क्या करना है। ठीक है जी। फिर दूसरा एक चीज और दिखा देता हूँ कि किस तरह से नक्शे पर काम किया जाता है। जैसे कल किसी का मैसेज आता है कि सर नक्शे पर कैसे काम करेंगे, तो आपके सामने है। तो इस तरह से नक्शा आप लेकर आएंगे, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे एग्जैक्ट साइट पर जाकर हम नक्शे पर काम करेंगे, डायरेक्शन कैसे मार्क करेंगे, कैसे ये जोनिंग करेंगे, और कैसे नक्शे को देखकर ही यहीं से बता देंगे क्या कमी है। तो ये सब सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह के नक्शे आपसे बनवाए जाएंगे। चलिए, हाँ जी नम्रत जी बताइए। और कब तक दूसरे के सहारे पूछते रहोगे भाई, सीख साख के अलग करो, दुनिया का भला करो। बताओ नम्रत। प्रणाम जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी बताइए। गुरु जी, मेरे ना फ्लैट है 2 बेडरूम का। ठीक है। मेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनी हुई है। ठीक है। मैं तीसरी फ्लोर पे रहता हूँ। मेरे जो ग्राउंड फ्लोर वाला था उसको कैंसर हुआ, वो मर गया। मेरे फर्स्ट फ्लोर वाले को प्रोस्टेट कैंसर हुआ, वो भी मर गए। ठीक है। अब हूं मैं, मेरे को काफी देर से यूरिन में, मेरी एज है 53, हाँ। काफी देर से यूरिन में ट्रबल आनी शुरू मेरे मन में। मैंने पीछे और भी बड़े नामी ग्रामी जो वास्तु कंसल्टेंट है उनसे भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि इसका कोई हल नहीं है, आप घर शिफ्ट कर लो। ठीक है जी। पहली बात तो चलो समझिए, नामी गिरामी कुछ नहीं होता। अच्छा चलो, मुझे जो भी है।
मुझे तुम नामी ग्रामी में कहाँ कहाँ एडजस्ट करते हो? मतलब मुझे कि नामी ग्रामी में रखते हो या वैसे ही रखते हो, सो नहीं, कॉल्ड? आप सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कोर्स भी करना चाहता हूँ। मैं आपकी हर बार फ्री की वीडियो सुन के रह जाता हूँ। मेरे पर ना कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कोई एक बात सर नहीं। ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है हाँ, आपसे। पहले बोलो तो बोलो। कि हाँ अगर जैसे मान लो आपके ग्रुप में 50 बच्चे हैं, हाँ ठीक है। हाँ मेरे पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इस वक्त बर्डन है। मैं चाहता हूं मैं कोर्स करूं, लेकिन मैं पैसे की वजह से हर बार फ्री का कोर्स सुनता हूं, मैं चुप होकर रह जाता हूं। लेकिन हाँ इस वक्त शर्म हो गई कि ये चीज कहना चाहता हूं। हाँ। अगर कोई मेरा हेल्प करके कोर्स करवा दे तो मैं उसका बहुत थैंकफुल रहूंगा। और आप चलो ये बढ़िया। बोल दिया करो कि अगर कोई फाइनेंशियल किसी को वीकनेस है, प्रॉब्लम है, हाँ। और कोई करवाना चाहे, है ना, कोई हम्म, कोई मेरे मेरे बजाय कोई फाइनेंस अरेंज कर दे, तो मेरे पे हम्म, कर्जा बहुत है, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे ठीक को है। सर नॉर्थ ईस्ट की बाथरूम का अगर कुछ फार्मूला है, क्योंकि 2 डेथ्स हो चुकी हुई हैं ऑलरेडी, और मैं बहुत हर रोज दहशत के साए में रहता हूँ। तो कोई पहले तो हल? दहशत खत्म करो। कल का लेक्चर आपने अटेंड किया था? कल मैंने जो हाँ जी, पढ़ाया, हाँ जी, किया था, किया था। तो मैंने क्या रेमेडी बताई थी टॉयलेट की? टॉयलेट की कुछ नहीं बताई सर। आपने कल का लेक्चर अटेंड ही नहीं किया। किया है सर, मैंने कल आपसे बात भी हुई थी। तो हो सकता है आपने नहीं सुनी हो। आपने आप कहीं नहीं, मैं बिजी हो सुन गए। रहा था सर, नहीं सुनी तभी मैंने बोला ना आज। नॉर्थ ईस्ट का आपने कुछ नहीं बोला। मैंने टॉयलेट के लिए कुछ बताया नहीं कल आपको, रेमेडी? नहीं, जनरल टॉयलेट आप की ये कहना चाह रहे डिस्कशन हुई थी, नॉर्थ ईस्ट की कुछ नहीं हुई। हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने बताया टॉयलेट की रेमेडी कर लो, कहीं भी टॉयलेट है उसके इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। बता दो सर मेरे को रेमेडी। आपको रिकॉर्डिंग सुन लेना, यूट्यूब पर डाल दी। कल थोड़ी वाली? मेहनत तो करो। हाँ, कल वाली। कल नहीं थोड़ा बताया तो सर, मेहनत बड़ा करो। अलर्ट मोड पे सुना मैंने। तो पूछ लेते हैं, हो सकता है मैं ही एलिजर में रहा हूँ। मालती कल बताया था मैंने क्या? हाँ दो सर। तीन लोगों से पूछ लेते हैं। कल नहीं, बताया था आपने मालती? नमक नमक वगैरह बताया था, मैंने कहा नमक रखना। नहीं सर, नहीं। हाँ, दी बेस्ट रेमेडी बताई थी, आप मिस कर गए उसको। सब कह रहे हैं, देखो चैट बॉक्स में आ गया है। हो सकता है सर, सबने मेरा थंब ऐड दिमाग कर बड़ा दिए, सब बताया। सर आपने परेशान बोला रहता है। था, पर ठीक सर है, आपने बोला बताना था नहीं है, बाथरूम बताना नहीं वगैरह है मैंने क्लीन क्या कर बताया दूं। था। बताना नहीं है मालती, बताना नहीं है इनको। थोड़ा कल पेन लेने दो, रिकॉर्डिंग तो दे रात देना को। सर। मेरा ना दिमाग बड़ा उलझा रहता है, परेशान रहता हूँ मैं, मतलब फाइनेंस करके ना, कर्जे लेने वालों के फोन आते हैं। एक सर, अगर कोई बच्चा कोई इसमें कोर्स में मैं करना चाहता हूँ दिल से, सर अगर कुछ आप हल भी हो मेरे पाए तो प्लेटफॉर्म देख पर लेना। सबको सबको बोल दो। मैं तो नहीं बोल सकता ये बात, आप बोल चलो, सकते मैं हैं तो बोल रहा बोलो। हूँ, अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहे तो जी मेरे हाँ, को बता, अगर करना चाहे तो कोई बर्डन ठीक कुछ नहीं है। अगर ठीक कोई है। करना चाहे तो मैं कोर्स करना चाहता हूँ। मैं बहुत देर से सर के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ठीक है, हर बार पैसे की वजह से रह जाता हूँ। कोई बात। ठीक है, आप ये करो। मैंने उपाय बता रखा है वहां पर, दी बेस्ट उपाय बताया था, वो कर लो और डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही बताऊंगा। ठीक है, चलो। हाँ सत्या जी बताइए। फटाफट क्वेश्चन पूछ लो यार, जल्दी। हेलो हाँ जी, बोलो। सर, मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने जब ये घर का प्लॉट लिया अपना, तो ये सोच के लिया था कि जहाँ मुझे शांति मिले, आराम से हाँ बैठ के मैं काम कर सकूँ, कोई डिस्टरबेंस हाँ नहीं हो। इसलिए मैंने जो प्लॉट लिया वो डेड एंड का लिया था। पर अभी आपने जो बोला शुरुआत में कि डेड एंड का प्लॉट शायद अच्छा नहीं होता है, अभी तो घर वहां पे कंस्ट्रक्ट हो गया हो, तो कुछ कर नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं सर, ये एक मेरा क्वेश्चन क्या बोले आपने? दोबारा बोले जरा। है। बीइंग एन आर्टिस्ट, हाँ मैं, हाँ, तो मुझे लगा था कि मुझे एकदम शांति से काम करना है। हाँ ठीक है। मैं एग्जीबिशन वगैरह करते रहती हूँ, तो बहुत हाँ शांति से मुझे काम करना है। तो इसलिए जब हम घर का प्लॉट ले रहे थे, तो मैंने ये सोच कर लिया कि डेड एंड का रहेगा तो ट्रैफिक का शोर नहीं रहेगा, हाँ एकदम शांति रहेगी, तो काम हम अच्छे से कर सकेंगे। रियली इट वॉज वेरी फ्रूटफुल फॉर मी, बहुत अच्छा था। पर अभी आपने जो बोला ना कि डेड एंड का जो होता है वो आज आपने स्टार्टिंग में हाँ कुछ बताया, हाँ, वो तो डेड एंड इसलिए नहीं होना चाहिए ना। मतलब ठीक है, हमने ही बोला था कि भाई शांति, मतलब ऐसी सोसाइटी में हो जो शांत है, पब्लिक प्लेस से सोसाइटी में थोड़ा नहीं दूर है हो, मेरा मेन रोड से मेरा दूर हो। सोसाइटी में नहीं है। मैंने जिस लेन में लिया ना, उस समय पे यहाँ पे सारे बंगलोज बंगलोज ही थे, तो वो मैंने गलत है वो मैडम, डेड एंड गलत है। अब हाँ हाँ, बाकी तो रेमेडी तो उसके लिए देख के कोई बताई रेमेडी। जाएंगी, लेकिन एक चीज बता देता हूँ आपने क्या करना है। जी सर। जी हमने सर। जुपिटर का सहारा लेना है बस। जी सर, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, जुपिटर के मंत्र को चैंट करो, उससे ओके। रास्ते खुल जाएंगे। गुड। बस सिंपल। जुपिटर यानी गुरुवार का जुपिटर मैं यानी कि व्रत। बृहस्पति ग्रह, गुरु। जी हाँ, बृहस्पति का मैं फास्ट भी रखती हूँ,
और बृहस्पति के दिन मैं पूजा भी करती हूँ। बस ये तो करना वो शुरू कर दो, वहीं से रास्ते खुल जाएंगे। जी वो तो करी हूँ। और सर एक क्वेश्चन और बहुत छोटा सा, किसी ने मुझे बोला कि ब्लू कलर मेरे लिए शुभ है, हाँ, ऐसा, तो ब्लू कलर के लिए क्या मैं नीलम पहन सकती है? ये मेरा आपसे नहीं, क्वेश्चन है। कभी भी सभी के लिए गाइडलाइन है, कभी भी जेमस्टोन जी बिना एक अच्छे ज्योतिष कंसल्टेंट के बिना नहीं पहनना चाहिए, कोई भी जेमस्टोन बिल्कुल ओके नहीं सर, पहनना है। ठीक ओके है, सर, आप देखिए, इसलिए कहते हैं हमसे जुड़ो, थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी और आपको एग्जैक्ट साइंस का पता लगेगा। आप जी सर, कलर और क्रिस्टल से रेमेडी कर सकते हैं कोई भी, उसके इम्पैक्ट नहीं ओके, है, लेकिन जो ये हमारे जेमस्टोन होता है वो हाई कंडेंस ऑफ कलर रहता है, जी तो सर। वो नुकसान दे सकता है, उसको नहीं करना। सर और मेरी एक शॉप है, वो इलेक्ट्रिकल शॉप है। अभी रिसेंटली 1 साल भर हुआ है मैंने खोला है उसको। मेरे बेटे उस पे बैठते हैं। तो मेनली मेरा वो मेरे नाम पर ही है, तो वो जो है वो ईस्ट वेस्ट है। तो हाँ, ईस्ट वेस्ट मतलब वेस्ट साइड से उसकी एंट्री है, तो देखिए रेक्टेंगुलर फेसिंग है ये आपको भी। नहीं पता, आपकी नहीं पता होता है, आप ईस्ट फेसिंग बता रहे हैं, फिर वेस्ट से एंट्री नहीं, बता रहे हैं, तो आपको ईस्ट पता वेस्ट ही है, नहीं। पर हमारी ईस्ट जो फेसिंग नहीं होता वो वेस्ट फेसिंग है। वेस्ट फेसिंग है सर, हाँ, तो वेस्ट लंबाई फेसिंग है। वेस्ट फेसिंग है सर, मैं वही बता हाँ, रही हूँ आपको, ठीक है। वेस्ट फेसिंग हाँ, है। तो इज इट ओके फॉर इलेक्ट्रिकल शॉप? हाँ, इलेक्ट्रिकल के लिए बढ़िया है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ठीक है, सर, थैंक यू, थैंक चलिए। चलिए, अभी किसी ने पूछा है कि पति को वश में कैसे करें। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन किस किस महिला का है कि पति को वश में कैसे करना? सबके हैंड डाउन कर लो, पति को वश में कैसे करें। कितनी महिलाएं चाहती हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं, बेस्ट रेमेडी बताऊं? हैंड रेज कर लो सिस्टम में। किसी ने हैंड रेज नहीं किया, मतलब सबके पति वैसे ही कंट्रोल में है। तो अच्छी बात है। कोई नहीं जानना चाहता कि पति को कंट्रोल कैसे करें। कविता जी ने बोला सर मुझे बता दो, बढ़िया है, कोई एक तो आया। शर्मा रहे हो यार, इतना क्या उनसा डर है पति का यार, मतलब यहाँ कौन सा पति तुम्हें देख रहा है? खुल के हैंड रेज करो। ज्यादा हैंड रेज होंगे तभी बताऊंगा, मैं बताने वाला नहीं। ठीक, चलिए, 3 4 5 7 लोगों ने किया है। पति को वश में कैसे करें? अरे सिंपल है भाई, पति वैसे तो वश में ही रहते हैं। इससे समझ में आता है कि अब अभी हमारे पास 140+ स्टूडेंट है, और यहाँ पर लगभग 70% फीमेल है, 80% फीमेल है, और ज्यादा सारी शादीशुदा है, और उसमें से 4 लोगों ने हैंड रेज किए हैं। तो मतलब बेचारे पति वैसे ही वश में हैं, लेकिन फिर भी ये 3 4 लोग जानना चाहते हैं। तो कभी ऐसा हो तो, एक कहानी है ना उसकी, वो कौन सी थी, ये नाम याद नहीं आ रहा, वो यमराज से प्राण ले आई थी, क्या कोई बताएगा क्या नाम था उनका? एनीबॉडी? चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आईफोन जी आप बताइए। सत्यवती। सत्यवती, सावित्री, या सॉरी, किसी ने सत्यवती बोला है, या हाँ सावित्री। सावित्री, एक ही बात है, चलो। तो वो कहानी पति को सुना दिया करो कि जो यमराज से प्राण ला सकती है, तो भेजने में कितना टाइम लगेगा? सुनते नहीं ना वो, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ जो उसको बोलो ला नहीं सकती, तो मतलब जो प्राण वापसी ला सकती है, लाना मुश्किल होता है, भेजना तो बहुत आसान है। ठीक है, तो एक कहानी सुना दिया। दूसरा, अब पति कंट्रोल में क्यों नहीं है, पहले तो लॉजिक तो समझो पहले, पति कंट्रोल में क्यों नहीं है? एक तो पहले क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है जो प्यार से संभाला जाता है, बॉन्डेज से नहीं, बंधन से नहीं, है ना? बंधन से मतलब बंधन नहीं कर सकते आप उसको, प्यार से समझाया जा सकता है। तो क्या करना है? बंधन कब आता है? जब इमोशंस नहीं, मतलब 2 तरह के बंधन होते हैं, एक तो होता है बांध के रखना, एक होता है इमोशनली बॉन्डेज। इमोशनली बॉन्डेज कब होगा? जब आपके घर का वाटर लेवल ठीक होगा। तो जिन जिन के पति आउट ऑफ कंट्रोल है, या परिवार में वो सौहार्द नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके घर का वाटर लेवल डिस्टर्ब है।
तो चलो वो तो बात की बात है कैसे ठीक करें, लेकिन एक काम जरूर करना शुरू कर दें, पति आपके कंट्रोल में अपने आप आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं वो लाख रुपए की रेमेडी बता रहा हूँ कि वो आजकल जो मार्केट में चल रहा है कैसे पति को वश में करें, कैसे वो महिला को वश में करे, 1 घंटे में चली आएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे पास। मैं एक हस्बैंड वाइफ को दिल से जोड़ना चाहता हूँ। सिंपल करें कि वाइफ को या अपने बेडरूम के अंदर थोड़ा सा ब्लू कलर को इनहेंस कर लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा बेडरूम में करना है। और पति के कपड़ों पर थोड़ा ज्यादा काम कर लो, उनको ब्लू कलर या ब्लू कलर के शेड्स के गारमेंट ज्यादा दो पहनने के लिए। इतना कर लिया आपने तो पति आपके वश में हो जाएगा। वश में मतलब इमोशनली अटैच हो जाएगा आपसे। ऐसा कोई वशीकरण नहीं आता, ना कोई ऐसी चीजें होती है, ठीक है? क्योंकि जब तक पति के अंदर वो इमोशंस नहीं जागेंगे तो कैसे अटैच होगा। और इमोशंस अटैच करने के लिए उसका बटलमेंट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उसके इमोशंस को टच करना पड़ेगा। और इमोशंस कहां से टच होंगे? वो होंगे वाटर एलिमेंट से। और वाटर एलिमेंट का कलर क्या है? वो है ब्लू। ठीक है। दूसरा ये है कि पति जब भी आए उसको बोलो 1 गिलास पानी पीना ही पीना है। वाटर इनटेक बढ़ा देना है पति का। बोला आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा, वो मैंने आज यूट्यूब पर देखा था, एक बहुत बड़ा इंसान बता रहा था कि पति जितना पानी पिएगा तो चेहरे पे ग्लो आएगा। आप बुझे बुझे से रहते हो आजकल। तरीके होते हैं ना, इसमें क्या बात है। पति को जितना वाटर इनटेक कराएंगे हाँ बढ़िया। ठीक है। और थोड़ा सा वाटर कंटेनर अपने बेडरूम में भर के भी रखना है और उसको सुबह प्लांट में डाल देना है। ये 2-3 छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। कुछ चांदी का पहना सकते हैं, और अगर ऐसा हो सके तो बहुत बढ़िया कि उनकी अगर मदर है या मदर इन लॉ है तो इन दोनों में से किसी से भी एक ब्लेसिंग के फॉर्म में कोई भी चांदी का चीज पहनने वाली ले सकते हैं तो पहन पहन मतलब पहन सकते हैं तो पहनने वाली चीज ले लीजिएगा। नहीं तो एक चांदी का सिक्का लेकर ब्लेसिंग के फॉर्म में मदर या मदर इन लॉ से और किसी कंटेनर में डाल के उसी का पानी अगर पिलाएंगे, तो अगर आपने 1-2 महीना भी ये कर लिया ना तो पति पति आपके पीछे पीछे घूमेगा। करके देखिए। और फिर भी ना घूमे तो मेरे से कनेक्ट करें ना, फ्री में कंसल्टेशन दूंगा। पति को रास्ते पर लाकर छोड़ेंगे। मेरे पास और बड़े सारे रामबाण उपाय हैं। ठीक है। चलिए। ओके जी, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं। कल का समय थोड़ा लंबा रहेगा, सर तो मदर टाइम इन से आ लॉ जाना। मदर नहीं हो तो? हाँ जी। सर मदर इन लॉ एंड मदर नहीं है दोनों? दोनों ही नहीं है तो घर में कोई बड़ी बहन है, उनसे ले सकते हो। कोई घर में घर परिवार का कोई भी बड़ा फीमेल, मतलब हस्बैंड से बड़ा कोई फीमेल है तो हाँ। उनसे लेके कर सकते हैं। नहीं, वो लड़की के है या लड़के के घर में? कोई भी? नहीं नहीं, मतलब लड़के के परिवार में लड़के को ठीक करना है ना मैडम। तो ही इज द एल्डेस्ट, नहीं है बड़ा? तो तुमके घर में कोई बड़ा है ही नहीं। No. अरे भगवान, ये तो मैडम आप ना मुझे फंसाते जा रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तो आपके घर में फंसी है कोई बड़ा, उनसे बड़ा है। कोई फीमेल उनसे बड़ी आपके परिवार में, तो हाँ उनसे जी, लेकर दे हाँ दो। मेरी सिस्टर है। तो उनसे लेकर दे दीजिए। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है। और फिर भी ना माने तो सर कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे उपाय हैं, मानना तो पड़ेगा उस इंसान को। सर मेरा 1-8 है कॉम्बिनेशन और उनका 8-2। मैडम फिर कमी आप में है। उनके पास तो 8-2 है, उनके पास तो 2 तो है उनके पास, आप तो आपका तो 1-8 है। हाँ। तो आप समझ में आया, कमी उनमें नहीं है, कमी तो आप में है। अब उनको होल्ड कंट्रोल करना चाहती हो, सिंपल सी बात आ गई, देख लो। तो मेरे साथ बच्चे को बिना फंसा रहे तुम। मैडम मैंने क्या बोला कि पति को इमोशनली कंट्रोल किया जा सकता है, ये इमोशन से बांधा जा सकता है, लेकिन आप तो 1-8 वाले हो। राजा मेरा नहीं डेट चलेगा ऑफ घर बर्थ में। पता नहीं ना सर, ये तो मेरी ऑफिशियली लिखी है वो है, ओरिजिनल नहीं पता है सर मेरी और इसलिए। मैडम जो भी है, जो आपने बताया, भगवान का वही मर्जी थी वही आपकी, अब ये मान के चलो। नहीं है लेकिन वो एनर्जी है आपके अंदर, ये मान के चलो। तो आपको थोड़ा सा ना वो घर घर में और ऑफिस बिजनेस में फर्क होता है। ये डिक्टेटरशिप, ये बॉन्डेज, ये अधिकार बिजनेस जॉब में चलता है, घर में नहीं चलता। घर में प्यार से बांध सकते हो। तो कमी आप में है, चाहे वो 1-8 आपका है नहीं है, लेकिन वो एनर्जी आपके अंदर है, आपसे मुंह से निकल गया। तो मुझे क्लियर उनको नहीं तो समझाना, आपको ठीक करना है। अब ये रेमेडी आप करनी है। आप कीजिएगा, उनके पास तो 2 नंबर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये रेमेडी आपको करनी है। ठीक है। ठीक है।
हाँ बता दिया तो नेचुरली अभी क्लियर बात है। देखिए कर लेंगे तो बढ़िया मैडम, कोई दिक्कत ठीक नहीं, है आराम से। ठीक है, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं फिर, संडे है यार, तुम भी रेस्ट वेस्ट करो। मतलब ऐसा ना हो ना तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे घर वाले मुझे बोलते पता है कौन गुरु मिल गया रात के 12-12 बजे तक पढ़ाता है, हमारी फैमिली डिस्टर्ब करती है ना। तो आज एंजॉय कर लो और फिर कल कल दोबारा पढ़ो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अल्लाह यस सुनाओ, आज के दिन एडजस्टेशन दे देना। और जिनके पति काबू नहीं आते तो मुझे पक्का बता देना, मैं सबको काबू ला के छोड़ूंगा, पक्की वाली बात है, मेरे पास बहुत सारी रेमेडी है काबू करने वाली, अच्छे से सुधार दिए हमने। ठीक है, जय श्री चलिए जय श्री कृष्ण कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण हरे सर। कृष्णा, जय हरे श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय श्री कृष्ण सर जी, जय श्री थैंक यू कृष्ण। सो मच। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र सर। उनको बस में करना। कोई पूछा भगवान कर दिया। आज जल्दी छोड़ गए। हाँ, ये कारण को कहीं जाना है शायद, कल बोले